कभी कभी जो आपको बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलता, चकाचौंध में नहीं मिलता, वो आपको छोटे से गांव में मिल जाता है, या ऐसी खूबसूरत जगहों पे जो बहुत आइसोलेशन में होती है लेकिन उनका अपना मज़ा होता है। जहां अभी भी आपको मेरे पीछे से देख रहे हो आप गायों की और बहुत सारी आपको साउंड सुनाई दे रही होगी। नमस्कार, मेरा नाम है मन ग्रोवर और आप देख रहे हैं सफल कहानी का ये प्रीमियर एपिसोड। और आज मैं हूँ सीकर डिस्ट्रिक्ट के कटराथल गाँव का नाम है, कटराथल में। और क्यों आया हूँ उसका रीज़न है, मैं मिलने आया हूँ राकेश कुमार से। राकेश कुमार 2020 बैच के IAS ऑफिसर हैं, नई पोस्टिंग लेने जा रहे हैं। और मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि इतने संघर्षों से, इतने स्ट्रगल से निकल कर कुछ एक अपना मकाम हासिल करना और उस मकाम पर उसको विजयी रूप में तब्दील करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ये इनका घर है गाँव वाला, और मैं अंदर जाकर देखते हैं, आज इनसे मिलते हैं कि कैसे चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें किया। और आप छोटी जगहों पे रहकर, अपने गांव में रहकर, अपने बुनियादी ढांचे में रहकर और उस तरीके से पढ़कर चीज़ें किस तरीके से खुद को प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि आपने बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, आप बॉम्बे में पैदा हुए हो, लेकिन आप छोटी सी जगह पर रहकर अपने माँ बाप के स्ट्रगल्स देख करके और भरोसा करके जो मुकाम हासिल कर सकते हो ना, वो मुकाम हासिल किया है राकेश कुमार जी ने। और मैं आगे हूँ ऑलमोस्ट। ये एक्चुअली इनका ये वाला माहौल है जो आप देख रहे हैं, जो हमेशा से रहा है, जो सालों से रहा है और सालों तक भी रहेगा। सर जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। सबको नमस्कार, बहुत बहुत। शूट के लिए एकदम हम पहुँच गए हैं कटरा आज आपके पास में। शुरू करते हैं। इंटरव्यू के लिए रेडी हो एकदम? बिल्कुल। यार मेरे लिए तो मुझे लगता है सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि मैं कुछ सालों पहले तक राकेश कुमार से मिल रहा होता था और अब मैं IAS राकेश कुमार से मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे आज भी एकदम वैसे वही ग्रामीण परिवेश वाले और वैसे ही सुलझे हुए आप लग रहे हो। मतलब कैसी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है, मोटा मोटी क्या लगता है आपको? मतलब मिलने वाले ज़्यादा आने लग गए हैं। अच्छा। पहले लोग इतने मिलते नहीं थे और थोड़ा सा हर जगह पोस्ट लिंक होने लग गई है। पहले चाचा ताऊ कोई भी मतलब कहीं भी गांव में जाते थे तो पहले बोलते राकेश है। अच्छा। अब वो कलेक्टर के नाम से जानने लग गए। कलेक्टर साहब आए, कलेक्टर साहब आए। तो वो वाली एक कहीं अच्छी बात है, कहीं बुरी बात है कि जो रिलेशन थे, पर्सनल रिलेशन थे अच्छे, वो अलग बॉन्डिंग थी उसमें, वो प्रोफेशनलिज्म से लिंक होने लग गए। तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, और कहीं जगह रेस्पेक्ट मिलती है तो अच्छा भी लगता है। मिक्स्ड इमोशंस वाली चीज़ हो गई। मेरे को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताओ ना, रिजल्ट जिस दिन आ रहा था उस दिन कहाँ थे आप? घर पे थे, कहीं बाहर थे? नहीं, उस दिन मैं दिल्ली में था। दिल्ली में जहाँ प्रिपरेशन करा था उसी मतलब वहीं फ्लैट पे ही था। उस दिन हमें पता था कि रिजल्ट आने वाला, तो सुबह से ही हम खोल के बैठे थे मतलब कि जैसे फाइल अपलोड होगी तो टेलीग्राम पे कोई ना कोई UPSC के ग्रुप बने होते हैं। तो उसमें कोई ना कोई अपलोड कर देगा, फाइल तुरंत अपलोड हो जाती है। टाइम फिक्स होता नहीं तो कभी भी किसी भी टाइम आता है। हम लोग उसमें ग्रुप फिक्स होते हैं, उसमें इंटरनल इन्फो आ जाती है कि भाई अब आने वाला है रिजल्ट, अब आने वाला है। तो उसमें पहले से ही शुरू हो जाता है, 5 मिनट में अपलोड होने वाला है, 4 मिनट में अपलोड होने वाला है, 1 घंटे में। मतलब वो जो 5 मिनट आधा घंटा है मैं वो जानना चाह रहा हूँ, वो कैसा? वो सुबह 11 बजे से चल रहा था। सुबह 11 बजे से ये चल रहा था कि अभी UPSC के चेयरमैन की ने मीटिंग बुलाई है। अच्छा। अभी 1 घंटे में रिजल्ट रिलीज कर देंगे, फिर बोले अभी लंच ब्रेक के बाद रिजल्ट रिलीज करेंगे। तो ये मतलब 11 बजे से चल रहा था, 6 बजे रिजल्ट आया शाम को 6 बजे। 6-7 घंटे क्या करते रहे? पानी वानी पीने का तो मन नहीं हो रहा होगा यार? वो लेकिन पीना तो पड़ता ही है। खाना खाया था बीच में? बीच में लंच किया था उनका जब लंच चल रहा था ना तभी मैंने कर लिया था। अच्छा, तो बोले अभी आधे घंटे तो नहीं आएगा, खाना खा लेते हैं। उन्होंने बोला 2 घंटे बाद लंच ब्रेक होगा, 2 घंटे का, उसके बाद 1-1.5 घंटे का जो भी लंच ब्रेक था, उसके बाद बोले इसके बाद रिजल्ट आएगा, तो उनका लंच ब्रेक है, अपना भी कर लेते हैं। अरे 6 बजे ऐसा था कि 5:45 तक मेरा दोस्त मेरे साथ था। अच्छा। और वो ऐसा था कि बहुत देर हो गया यार तेरा रिजल्ट का वेट करते हुए, मेरे को एक दोस्त से मिलने जाना है, उसका कोई कॉलेज का फ्रेंड आया था मिलने। तो बोला कि मैं 15 मिनट में जस्ट मिल के आया, 15-20 मिनट में। और इतनी देर वो मेरे साथ था कि रिजल्ट कहीं नेगेटिव चला गया तो कम से कम इसको थोड़ा सा संभालने के लिए थी कि हाँ भाई कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो वो पूरी देर मेरे साथ था, सुबह से लेके पौने 6 बजे तक। उसका जाना हुआ, रिजल्ट का आना हुआ। तो जैसे लिस्ट में नाम मतलब वो रिजल्ट आया, अब हाथ प्रीलिम्स तक थोड़ा सा हाथ ऐसे कांपते हैं, मेंस तक थोड़ा ऐसे कांपते हैं। मतलब जो इंटरव्यू वाला रिजल्ट आता है ना, वो फाइनल रिजल्ट होता है, उसमें हाथ ऐसे कांपते हैं, लिटरली ऐसे कांपते हैं। और मेरे को क्या था, मतलब मेरी आदत थी कि कई क्या करते हैं, स्क्रॉल करके अपना नाम ढूंढते हैं। अच्छा। उसमें तो हालत ख़राब हो जाए, तो मैं डायरेक्टली सर्च में जाके अपना नाम रोल नंबर डालता था। अच्छा।
तो रोल नंबर डाला, मैंने देखा 152 डन है, और 152 मतलब ओबीसी में 152 मतलब आईएएस पक्का। अच्छा। तो उस टाइम तो मैं रोने लग गया था, मतलब लिटरली रोने लग गया था। अब मैं घर पे फ़ोन कर रहा था मम्मी पापा को, तो सबसे पहले पापा को फ़ोन लगाया था। अब पापा का फ़ोन बिजी आ रहा था, अब मैं पहली बार लगाया, फिर दूसरी बार लगाया, फिर बिजी आ रहा था। कोई और बधाई दे रहे होंगे तब? नहीं, अच्छा। उनको पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। तो वो रिजल्ट, वो ऐसा मोमेंट था कि रिजल्ट के जस्ट 1 मिनट बाद की बात है वो। पहला कॉल तो पहला मैं करूंगा, हाँ, वो वाली फीलिंग होगी। हाँ, और मैं रोए जा रहा हूँ, और मम्मी को, फिर मैं मम्मी को लगाया, तो पापा बगल ही में थे मम्मी के, बट कोई दूसरा फ़ोन आया था, वो अटेंड कर रहे थे। तो मम्मी को मैं रोए जा रहा था फ़ोन पे। अब मम्मी को पता था रिजल्ट आ जाने वाला है, लेकिन अब मम्मी को ये नहीं पता कि ये रो क्यों रहा है। अच्छा, मतलब ये दुख से रो रहे हैं, दुख से रो रहा है, खुशी से रो रहा है। तो मम्मी बोली तू चल कोई नहीं बेटा, आराम से चुप हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मम्मी को पहले तो लगने लगा कि हुआ नहीं। तो मम्मी बोली कोई दिक्कत नहीं, अगली बार हो जाएगा। फिर मैं बीच में नहीं बोलने लग गया, तो मम्मी को ये भी हुआ कि हो भी सकता है। तो मम्मी बोली कि तू पहले चुप हो और आराम से बता हुआ क्या। तो बस मेरे मुंह से, मतलब यूजुअली बहुत ही मुंह से यही निकला कि मम्मी कलेक्टर बन गया। अरे अब मतलब होता है कि अब सुनने में लगता है कि कितना अपसेट है कि कलेक्टर बन गया, लेकिन उस मोमेंट पे एक ही वर्ड निकला कि मम्मी कलेक्टर बन गया। बिल्कुल, ये मैं मेरे टाइटल में यही लिखने वाला हूँ, मम्मी कलेक्टर बन गया। ये आप देखना, ये लाइन ये इमोशन से निकली हुई लाइन थी ना, बहुत मैं समझ पा रहा हूँ। अब ये सुने तो पापा रोने, मतलब पापा ये सुनने से पहले रोने लग गए थे हल्का फुल्का, और वो उसके बाद वो रोने लग गए, क्योंकि उनका भी वो कंटिन्यूस एफर्ट था ना, कि मतलब उनका भी एक सपना है, बिल्कुल, घर वालों का एक सपना है कि भाई इसको देखना है वहाँ, देखना है वहाँ। और कितने सालों से मेहनत, कितने सालों से लगा कंटिन्यूस, मतलब पापा का और मेरी फैमिली का ऐसा है कि कंटिन्यूस शुरू से लेके अब तक उन्होंने जो ज़्यादा शौक नहीं पाले हैं। मेरे पापा के पास अभी भी बाइक है, 2 व्हीलर है, और जब तक मैं था तब तक, मतलब अभी तक सुजुकी मैक्स 100 आती है ना, वो पहले 90s के टाइम की, वो सुजुकी मैक्स 100 है उनके पास। अब वो उसका है कि अब रोड पे चल नहीं सकती है, कि गवर्नमेंट भी रिन्यू नहीं कर रही है, क्योंकि वो पोल्यूशन वाले BS4 से नीचे वाले व्हीकल थे ना। तो अभी भी वो उन्होंने शौक ज़्यादा पाले नहीं, उन्होंने जितना भी खर्चा, पहले ट्रक ड्राइवर थे, फिर दुकानें थी, अब टीचर 2014 के बाद टीचर बने, तो उन्होंने जितना भी यहाँ से बचाया ना, वो सारा हमारे एजुकेशन पे लगा है। उनका देखा है, उसी को आगे हमेशा कैटर किया है आपने। तो वो देख के मोटिवेशन भी होता है ना, कि पापा को देखा है मोटिवेशन, मतलब संघर्ष करते हुए, दादाजी को पहले देखा है, दादाजी अभी भी फील्ड में जाते हैं खेतों में, ताऊ जी को देखा है, मम्मी ताई दादी इनको घर पे देखा है। तो शुरू से ही वो एक मेहनत तो करनी है, कुछ तो बनना है। तो वो वाला तो हमेशा ही रहा, जब भी थोड़ा डिमोटिवेट हुआ तो इनसे एक बार बात कर लो, चाहे ऑफ द टॉपिक बात कर लो। अच्छा। लेकिन एक अच्छा लगता है कि हाँ लगता है। अच्छा, मुझे बताओ ना, आप मेरे ख्याल 8-10 साल हो गए, ये मैं बात करूँ 10वीं क्लास में आप बाहर चले गए थे शायद? हाँ, 10वीं क्लास में मैं पढ़ने के लिए। तब से अब तक कितने साल हो गए? 2011 में 10वीं थी, तो लगभग 10-11 साल। तो ये निरंतर स्ट्रगल 10-11 साल का रहा। हाँ, मतलब थोड़ा ऑन एंड ऑफ 10-11 साल। तो मुझे मतलब वो वाली मोटिवेशन कहाँ से आ रही है यार? जब आपने IIT करी, IIT भी बहुत अच्छे नंबरों से करी, उसके बाद आपने बैंक ऑफ अमेरिका ज्वाइन कर लिया, तो जिस स्टेबल लाइफ को आप ढूंढ रहे थे वो तो ऑलमोस्ट मिल गई थी। फिर उस टाइम वो मोटिवेशन कहाँ से आता है कि नहीं यार ये नहीं करना है, एंड गोल तो मेरा UPSC है? यार वो अंदर चुल होती है ना कुछ करने की, वो चुल करवा देती है कि कुछ तो ऐसा करे प्रोडक्टिव, जो मतलब ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट दिखे। यार अपन भी ऐसा काम करें, मतलब खुद को लगता है कि मेरे में पोटेंशियल है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ और मैं और अच्छा कर सकता हूँ, लगता है खुद को। अब फील्ड में जाने के बाद क्या हो वो पता नहीं, लेकिन खुद को लगता है। जब वो खुद को लगता है ना, तो वो चुल मच जाती है। तो फिर कॉर्पोरेट वाली नौकरी समझ में नहीं आती है वाली समझ में नहीं आती, क्योंकि कॉर्पोरेट वाले में क्या होता है कि जैसे मेरी जो था वो प्रोग्रामिंग का था, डेवलपर का रोल था। अच्छा। अब डेवलपर के रोल में मैं कोई भी कोड लिख रहा हूँ, उसका ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट मेरे को बहुत रेयरली दिखेगा, क्योंकि उसका कोड को कोई और यूज में लेगा, कहाँ जाएगा, मतलब एक वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग नहीं आती है। हाँ, और उसका क्या होगा वो पता भी नहीं है। उसका क्या होगा वो पता ही नहीं। तो अपना काम कर रहा हूँ, तो वो ग्राउंड में इम्पैक्ट किसी पे दिख नहीं रहा, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो खुद के पेट पालने के लिए पूजा हो रही है, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इस नौकरी में खुद का पेट पूजा, तो कि भाई नौकरी सरकार की है, इतनी पैसे तनख्वाह दे जाती है, तुम्हारा घर चल जाता है। उसके अलावा तुम लोगों को कितना हुआ घर सेट कर सकते हो, वो एक अलग इम्पैक्ट। मतलब वो तो नौकरी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इजी भाषा में अगर मैं कहूँ तो वो जॉब है, ये सर्विस है, ये सर्विस है। जॉब में पैसे का, सर्विंग फॉर पीपल, सर्विंग फॉर द पीपल। अच्छा, इसके बाद एक बार इसको मैं होल्ड करता हूँ, वापस आते हैं आपके सिलेक्शन पे। सिलेक्शन हुआ, वापस जब गांव आना था, मैं जहाँ भी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो सीकर कब आए वापस? तो मैं नेक्स्ट उस दिन रिजल्ट आया था, फिर उस दिन
नेक्स्ट डे आया था मैं। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट डे इवनिंग उस में। दिन सीकर आना हमेशा सीकर आने जैसा नहीं होगा ना? नहीं, उस दिन सीकर आना हमेशा सीकर, मतलब इवन ऐसा था उस दिन की कोई स्टोरी बताओ ना मेरे को कुछ ऐसे। उस दिन की स्टोरी ये थी कि पहले तो ट्रेन टिकट नहीं मिल रही थी। अच्छा। तो मुश्किल से ट्रेन में मतलब टिकट मिल नहीं रही थी, तो जाके टीटी को डायरेक्ट ही बोल दिया कि मतलब सर मेरे को घर जाना बहुत ज़रूरी है और मेरे को टिकट मिल नहीं रही है, तो अगर कुछ सीट हो तो आप मेरे को बता दीजिए, ये मेरी वेटिंग में टिकट है। हाँ। तो उन्होंने कंसीडर कर ली थी रिक्वेस्ट। तो यहाँ से रिंगस उतरा था, वहाँ पे पापा और पापा के कुछ दोस्त आए थे। जब घर आया ना तो घर वाले जो इमोशनल हुए थे ना, वो वाला बहुत ही मतलब मेरे लिए इमोशनल सीन था। स्टेशन की बात है ये स्टेशन से घर आए थे ना, स्टेशन रिंगस में था, रिंगस 1 घंटे का दूरी पे है। अच्छा। तो सारे लोग तो नहीं गए थे रिंगस, क्योंकि भाई पापा बोले क्यों फालतू में परेशान होना, मैं लेके आता हूँ। हाँ। तब वहाँ पापा से मिला था, वो भी एक इमोशनल सीन था। बट घर पे आया तो सब घर वाले वहाँ पे मौजूद थे, तकरीबन 40-50 लोग वहाँ पे। रात को 9-10 बजे की बात है, वो 10 बजे, रात को 10 बजे 40-50 लोग वहाँ पे थे। तो वो वाला जो सीन है ना, वो बहुत इमोशनल सीन था। हमेशा के लिए ऐसे स्मृतियों में बिल्कुल अभी मेरे को होगा ना। हाँ, वो मतलब माइंड में हमेशा रहता है कि घर वाले मतलब जो गले मिल रहा है उससे रोने, मतलब खुशी के मारे सब रो रहे थे हम। सबकी मतलब ऐसे होता है ना कि सबके कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स होते हैं, थोड़े थोड़े कोई मोटिवेट कर रहा है, वही सबके थोड़े एफर्ट होते हैं तब जाके। एग्जैक्टली। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब मेरे को लगता है आईएएस जैसी जो कोचिंग है वहाँ पे भी काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप नॉर्मल जाके आप पढ़ रहे हो और उस वहाँ पे भी फाइनेंसेस काफ़ी लगते हैं, तो सबके अपना योगदान होता ही है। पिताजी ने भी बहुत कष्ट सहन करे होंगे। हाँ बिल्कुल। अभी भी कोचिंग आप करो दिल्ली में तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, रहने खाने पीने का, कोचिंग का, टेस्ट सीरीज। तो 2 साल कोचिंग रही क्या आपकी? कोचिंग 1 साल ही रही। अच्छा, 1 साल कोचिंग। लेकिन वो टेस्ट सीरीज वगैरह वो लेनी पड़ती है, और वहाँ रहना भी मतलब अपने आप में वो खर्चा है। वहाँ रहने, रूम लेके रहो, लाइब्रेरी जाओ। वो मेरी क्या घर में थोड़ी पढ़ाई होती नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा बेड पे पढ़ने बैठा तो मैं सो जाता था। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा से रही है ये वाली प्रॉब्लम? थोड़ी रही है ये वाली प्रॉब्लम। तो बेड पे बैठते इसलिए थे ताकि सो पाए आराम से, कोई पूछेगा नहीं किताब ऐसे करके। बट अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो क्या मुखर्जी नगर के आसपास ही कहीं रह रहे थे आप? ये पटेल नगर शादीपुर वाला एरिया था, यहाँ पे रहते थे। वहीं पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी, तो सारी पढ़ाई लाइब्रेरी में है। और रूटीन क्या था, मतलब सुबह उठे, लाइब्रेरी गए, वापस आए, कोचिंग गए, वापस आए? हाँ, या मतलब वही नॉर्मल जो रूटीन होता है, बट बीच में चेंज होता रहता है। जैसे सुबह 10 बजे उठना होता था, तो नाश्ता करके डायरेक्ट कोचिंग चले गए थे। कोचिंग से वापस आए, कोचिंग में जीएस की और ऑप्शनल की दोनों ही कोचिंग करके वापस आए, तो खाना वाना खाया और उसके बाद लाइब्रेरी पहुंच गए। फिर रात को लाइब्रेरी से वापस आए 10 बजे के अराउंड, फिर खाना खाए, फिर लाइब्रेरी पहुँच गए। फिर रात को 2-3 बजे आते थे, फिर से सोने चले गए और सुबह 10 बजे उठ के 7 घंटे की नींद कंप्लीट करके फिर। अच्छा, इस पूरे स्पान में यार सीरियसनेस, मतलब मैंने तो आपको हमेशा से देखा है तो आप एकदम शांत सौम्य रहे हो। एक तो मुझे समझ में नहीं, जब भी आपको देखा, आप किसी की शादी में मिले हैं हम कभी, या फिर किसी सोशल गैदरिंग में मिले हैं, तो मुझे आप बहुत काम करते हुए इधर उधर घूमते हुए मिले थे। इन सब में पढ़ाई का टाइम कब मिला ये मुझे नहीं समझ में आया, पर मुझे बताना ज़रूर। या दिल यहाँ सिर्फ रिलैक्स करने के लिए आ रहे थे कि मैंने घर पे पढ़ाई कभी नहीं की? कभी नहीं करते? ये अच्छी बात है। इवन कोरोना के टाइम पे मैं घर आया था ना, तो वो तो मुसीबत आ गई थी कि अब पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके घर पे थोड़ी पढ़ाई की थी। तब भी मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी बगल में थी, मतलब कोरोना के टाइम सारी लाइब्रेरी बंद थी, तो मैं उसको बोल दिया भाई तू मेरे को चाबी दे दे, मैं अकेला बैठा अंदर पढ़ता रहूँगा। लेकिन घर पे मेरे से पढ़ाई होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर पे क्या होता है कि कोई आ गया तो अपना मन रहता है कौन आया है। हाँ। घर पे फिर मम्मी बोलती चाय पी ले, खाना खा ले, वो थोड़ा सा, और फिर बैठना भी पड़ता है, 10-15 मिनट तो आपको देने कोई आ गया, कोई बात कर लिए हैं, और फिर अपना भी मन करता है। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं, दूसरे की तरफ से अपना भी मन करता है, तो फिर वो मैच नहीं खा पाता। आइसोलेशन वो घर पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। घर पे थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। या उस टाइम पे हमारा पहले क्या एक ही फ्लोर करता, अब तो क्या 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऊपर और बना लिए थे, तो अब 1 फ्लोर में और मुसीबत हो जाती है। 2 फ्लोर में तो क्या है, ऊपर वाले फ्लोर पे तुम आइसोलेट होके पढ़ना शुरू कर दो, नीचे वाला पता भी नहीं चलेगा। नहीं बताएंगे, नहीं है साहब। हाँ, नहीं बताओ भी तो ऊपर पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंगल फ्लोर वाले मुश्किल हो जाता है। आवाज तो आती है, आवाज तो आती है, लगता है वो बाहर बैठे, वो बाहर बैठे। हाँ। और वो डिस्कस बात कर रहे हैं, वो सुन रही है ऐसी कैसी, फिर अपन का ये लगता है कि थोड़ा सा इनपुट अपन भी दे दें। अरे करते करते आपको कैडर भी ऑलमोस्ट आइसोलेशन वाला मिला है। मतलब आइसोलेशन घर के हिसाब से आइसोलेशन कह रहा हूँ, बाकी तो शायद कुछ लोग ही हैं आप वाले में जिनको ये यूगोट वाला कैडर मिलता है। ये मतलब कैडर का कैसे? एगमूट, ये वाला हाँ, एगमूट वाले कैडर में क्या होता है, सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, तो ये सब कुछ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूटीज में
सारी हमारी पोस्टिंग ये हमारी बकेट लिस्ट में होते हैं ये सारे जो सारे नाम आप घूमने बता रहे हो वाली ना, जगह। ऐसे लगता है कि इस साल ये करना है, अगले साल ये करना है। नहीं सबका ये होता है। हाँ। जब भी बोलो कि ये वाला कैडर है, यहाँ पोस्टिंग हो सकती है, तो बोले भाई बढ़िया है, घूमने हम यहीं आएंगे। या कोई किसी की शादी नहीं हुई होती है, शादी जस्ट हुई होती है, बोले हनीमून मनाने वहीं आएंगे। तो रिक्वेस्ट आने लगे क्या पहले से अभी वो एकदम? दोस्तों वाली रिक्वेस्ट है, ऐसे वैसी कोई अच्छा। रिक्वेस्ट नहीं है। तो इस कैडर में ये है। और मोस्टली इसमें क्या होता है कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट दिल्ली में होती है आईएएस ऑफिसर्स की, तो मोस्ट ऑफ द सर्विस हमारी दिल्ली में ही निकलती है। अच्छा, मतलब ये एक बेनिफिट है कि एक बेनिफिट है कि 60% ऑफ द सर्विस मोस्ट बोलते हैं निकलेगी। अभी। अच्छा। अब वो चेंज भी हो सकता है किसी के लिए, बट बोलते ऐसा है कि 60% ऑफ द कैडर वो है, बट डेपुटेशंस यहाँ या नहीं, दिल्ली भी तो एक यूटी है ना। अच्छा, तो हाँ, तो Okay, got दिल्ली it. में रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो 60% ऑफ द टाइम बोलते हैं कि दिल्ली में रहना, बट फिर चेंज हो तो सकता है। घर के नियर बाई आप हो सकते हो। हाँ, 4-5 घंटे के नियर बाई अच्छा, कैडर सिलेक्शन में आपका कोई योगदान होता है, मतलब होता है। दे आस्क यू? हाँ, प्रेफरेंसेस होती है। अच्छा। हाँ, तो पहली प्रेफरेंस ऑफ कोर्स मैंने राजस्थान भरी थी, बट बाय रैंक एंड चॉइस के हिसाब से मिलता है। तो रैंक के हिसाब से उसमें ओबीसी इनसाइडर की एक ही सीट थी, अच्छा, तो वो किसी और को मिल गई। देन उसके बाद ये मेरा सेकंड, मतलब उस जोन में सेकंड प्रेफरेंस यही था। अच्छा, तो होपफुल अच्छा ये मिल गया। अच्छा। तो रैंक बढ़ाने के लिए जब मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं कि अगर ये कैडर नहीं मिला तो अब अगली बार फिर एग्जाम दें कि रैंक बढ़ाते हैं ताकि और कैडर मिल जाए, ऐसा है इसमें पॉसिबिलिटी या नहीं? एक बार ऐसा आप कुछ अगर होता है? आईएएस और आईएफएस में सेलेक्ट हो गए, देन दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते आप। अच्छा, आईएफएस ये मतलब फॉरेन सर्विस वाला, गॉट इट। तो ये फॉरेन अच्छा, सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। देन आपको रिजाइन करो और देन एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ओके। बाकी आईपीएस और इन सब आईपीएस में क्या है कि सर्विस अपग्रेड के लिए तुम दे सकते हो। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप फाइनली अब ये सर्विसेज में है ही हैं। हाँ, बहुत सही यार, बहुत सही। अच्छा, एक नंबर से रहना, मैं उन लोगों के लिए ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, दुनिया का आप 100 नंबर से फेल हो जाओ, आप 50 नंबर से हो जाओ, ज़्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि लगता है कि चल मेहनत में कमी रह गई होगी या कुछ होगी। बट 1 मार्क्स से अगर सिलेक्शन में आप रह जाते हो तो जनरल एजेंडा ये है कि यार वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा दुख हो जाता है। हाँ। उस टाइम पे आपने खुद को कैसे, मतलब क्या बैलेंस किया था, या ये जो मेरे से जो मेंटल स्ट्रेंथ मैं आपकी देख रहा हूँ तब भी वही थी कि कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट स्विच करेंगे? तो वो 1 नंबर से रहने वाला था, यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट के यूपीएससी मेंस में था। हाँ, तो यूपीएससी एक अच्छी बात है या बुरी बात मान लो, डिपेंड करता है किस सिनेरियो से अपन बात कर रहे हैं, कि जितने भी अपने जिसने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, जो फाइनल मार्क्स है ना, जो नहीं सेलेक्ट हुए, वो रिजल्ट के 15-20 दिन, फाइनल रिजल्ट के 15-20 दिन बाद में आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो जो 1 मार्च से रहा था, तो सेकंड अटेम्प्ट का मेरा प्रीलिम्स हो चुका था। अच्छा, प्रीलिम्स में मेरे को मार्क्स जोड़ने के बाद पता चल गया कि मेरा डिसेंटली मैं हूँ, मैं एकदम डिसेंट मार्क्स है, मैं डेफिनेटली प्रीलिम्स में ही हूँ। तो मैं मेंस की तैयारी कर रहा था। अच्छा, अब उस मोमेंट तक, वो पुराना मेंस से लेके अब तक उस मोमेंट तक 8-10 महीने निकल चुके, 7-8 महीने निकल चुके थे। तो मैं अपनी जो गलतियां थी वो इम्प्रूव कर चुका था, चुके थे, और वो वाला प्रेशर खत्म हो चुका था, टेंशन वाला। हाँ, तो अब क्या हुआ कि उस मोमेंट पे रिजल्ट आता है कि तुम 1 नंबर से रह गए। हाँ। तो उस मोमेंट पे दुख की बजाय खुश होता है बंदा कि भाई 1 ही नंबर से रहा। अच्छा, अगर 1 नंबर से रहा मतलब इम्प्रूव, अब इतना इम्प्रूव भी कर लिया, 1 ही नंबर से रहा था, तो मैं अच्छा खासा इम्प्रूव कर जाऊंगा अब इस बार। अच्छा, 1 नंबर पे वो प्रेशर भी नहीं वो होगा, प्रेशर भी नहीं होता कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा नंबर से पीछे रहा था, अभी बहुत, तो 1 ही नंबर से रहा था, अब इम्प्रूव भी कर जाऊंगा। और दूसरी बात क्या होती है, यूपीएससी में एक बहुत बड़ा सर्कल है। अब हर बार इंटरव्यू, मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू, एक बहुत बड़ी साइकिल है, एक के बाद एक कंटिन्यूस आता रहता है। तो बीच में अगर आप कंटिन्यूस हर बार इंटरव्यू देते जा रहे हो, तो बीच में टाइम गैप कम होता है जिसमें आप इम्प्रूव कर पाओ मेंस के लिए। अच्छा, तो मेरे को वो टाइम गैप का मेरे को बहुत फ़ायदा मिल गया। उस 8 महीने का कोविड की वजह से थोड़ा और डिले हो गया, तो इसका फ़ायदा मिला। इसकी वजह से मेरी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छी हुई, और वो मेरे को मेंस में काम दी। अच्छा, हम जैसे जनरली आपने छोड़ी नहीं कभी भी, मतलब ये जो आपकी स्टडीज हैं वो कभी नहीं छोड़ी यार? मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन की खास बात है कंसिस्टेंसी हमें क्यों? चाहिए। अब वो वाला नहीं होता कि जब हम तो एग्जाम, मान लो कोई किसी भी तरीके के एग्जाम दे दिए तो रिजल्ट तक सोचते हैं पहले रिजल्ट आने तो देखेंगे क्या होगा। ना, इसमें होता है कि आप एग्जाम अगले ही दिन से वापस जुट जाओ। ना, थोड़े दिन तो ब्रेक होता है। मैं पिछली बार जैसे पहला जिसमें मेंस में रहा था, उसके बाद मैं केरला घूम के आ गया था एक बार। अच्छा, इस बार तो भाई की शादी थी, तो मेंस दे के वो भाई की शादी अटेंड कर ली थी। तो ऐसा है कि थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है, प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद 5-7 दिन 10 दिन हमेशा रहता है। बट ऐसा इतना ओपन नहीं होता है कि भाई रिजल्ट का वेट करो, जब रिजल्ट आएगा तभी पढ़ाई शुरू होगी। तो उससे क्या होता है, बहुत पीछे हो जाता है वो। उसमें तो डेली कंसिस्टेंसी थोड़ी चाहिए होती है ना, तो कंटिन्यू रहो। अच्छा, एक मैं आपसे उस पर बात करना चाहता हूँ, कटरा तल से मसूरी का जो सफ़र है वो कैसा क्या रहा है? मतलब वो मुझे लगता है कि कोई एग्ज़ाम दे या मत दे, अटेम्प्ट ले या मत ले, बट देख के मसूरी
इज दैट फैसिनेशन जहाँ हर इंसान एक बार तो जाना चाहता है, वो ट्रेनिंग सेंटर अपने आप में बहुत ज़्यादा दैट बिग इमेज वाला है, तो वो गेट पे पहला कदम और उसके बाद वो वाली जर्नी कैसी थी? मतलब ठीक था, मतलब वो जो एक्सपीरियंस पहले हो गया ना कि बन गए हैं, तो वो बनने के बाद उतना भयंकर फैसिनेटिंग वाला माहौल नहीं रहता। बट हाँ, अच्छा। बट बहुत टाइम से सुना था लबासना जाना है, हाँ, लबासना में ये लबासना वो वाला रहता है कि हाँ भाई अब फाइनली एंटर कर गए हैं, अब फाइनली आईएएस में मतलब अंदर चले गए, मतलब ट्रेनिंग भी होने लगी, अब तो ये आईएएस में ही है। हाँ, क्योंकि वो है ना आपके बहुत सारे आसपास वाले लोग फिर- दिल्ली वाले फिर वो- लबासना नहीं भी जा पाए होंगे। वो थोड़ा सा रहता है, मतलब वो हमेशा एकेडमी में एंटर करते हो तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ इतने टाइम से देखा है लबासना को, वीडियोस में देखा है, स्पेशली शॉर्ट्स वीडियोस में कि लबासना ड्रीम है, ये है वो है, तो वो वहाँ जाने के बाद थोड़ा अच्छा तो लगता है डेफिनेटली। तो वहाँ और से मसूरी का निकलने के वैसे- टाइम पे क्या चेंज लेके निकलता है इंसान? मतलब मैं जस्ट एक जनरल पर्सपेक्टिव से मेरी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, व्हेन यू एंटर लबासना एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ लबासना, तो इंसान में मूल रूप से क्या चेंजेस होते हैं? आप खुद ही एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे वो चीज़ें। मतलब एक मेजर चेंज जो होता है ना कि बाय नेचर जो चेंज हो जाता है ना भाई, अपन जब एंटर कर रहे हैं तो जस्ट एस्पिरेंट से सेलेक्ट हुए हैं, और जब बाहर निकल रहे हैं जैन ऑफिसर निकल रहे हैं, तो अपन को जो प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, एक जो नेचर होता है ना, जो एक पब्लिक सर्विस का नेचर होता है, वो धीरे धीरे इनकलकेट हो जाता है वहाँ वो पे। पर्सनैलिटी अपने आप इनकलकेट हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ हर मॉड्यूल बार जो भी मॉड्यूल वगैरह जो भी वहाँ पे करवाते हैं ट्रेनिंग, उसमें यही दिखाते हैं, बार यही चीज़ करवाते हैं कि हाँ भाई धीरे धीरे तुम पब्लिक सर्विस को, जो लोगों को डिमांड है, जो लोगों की पब्लिक सर्विस एक्सपेक्टेशन है, उस पर खड़े उतरने के लिए जो नेचर तुम्हें चाहिए, वो नेचर पे धीरे धीरे वो बिल्ड हो जाता है। बाकी नॉलेज वाइज तो क्या होता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन ही इतनी ज़्यादा वो होती है कि नॉलेज एज सच कुछ ज़्यादा वहाँ पे भी कुछ मॉड्यूल मतलब जो नॉलेज वाइज इंप्रूव करने के लिए होते हैं, बाकी करेक्टर इंप्रूव करने में बहुत नॉलेज तो इतने मतलब मुझे लगता है कि दुनिया की ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई न्यूज़ नहीं होगी जिनसे आप लोगों ने गो थ्रू नहीं किया होगा, पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ईयर्स में। तो बट वो थोड़ा सा आईएएस स्पेसिफिक नॉलेज में ध्यान दे देते हैं, तो वो भी अच्छा पार्ट होता है। अच्छा। तो नेचर एज इन इंडिविजुअल नेचर को इम्प्रूव करने प्लस वो नॉलेज, अच्छा, तो वो वहाँ से चीज़ें करके आप निकलते हैं। अच्छा, फिल्में में देखते हो आप? हाँ। कौन सी देखी थी? अभी देखी थी रक्षाबंधन। अच्छा, ये तो बनने के बाद उससे बीच वाले टाइम में भी देख रहे थे फिल्में? हाँ, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? जब पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस का नहीं मतलब मेंस के मार्क्स लेट पता चल जाता, बट पता चल जाता ना इंटरव्यू के लिए तुम नहीं सेलेक्ट हुए। हाँ। तो जिस दिन सेलेक्ट नहीं हुआ था उस दिन मैं अपने भाई के साथ जाके तानाजी मूवी देखने आया था, थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। तलवार उस टाइम वही आई हुई थी, तो तानाजी मूवी देख के आए थे वहाँ पे। रिलैक्स फील हुआ तानाजी देख के? हाँ, रिलैक्स। एक्सपीरियंस देखी आपने? एक्सपीरियंस मैंने नहीं देखी। अरे यार, मुझे लगता था कि जितने भी आईएएस वाले लोग हैं एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो देख ही लेते होंगे, मतलब उसमें लगता होगा नहीं तो हमारी कहानी है, हम लोग ये टाइम नहीं मिला। मतलब उसके वीडियो शॉर्ट्स वीडियोज ऐसे इतनी बार देख लिए कि वो पूरा फिर ऐसा लगता है कि देखी हुई है। अच्छा। अच्छा, यूट्यूब पे जो बाकी लोग वो देखते हैं आजकल ना, बहुत क्रेज़ हो गया है मेंस वाले इंटरव्यूज़ और उन सब के ना वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं और जनरली यूथ देख रहा है। हाँ। तो आप लोग भी ये सब मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह के पार्ट तो रहते ही होंगे, देखते भी थे? हाँ पूरे? तो देखो मॉक इंटरव्यू में क्या होता है कि जो एक्चुअल इंटरव्यू है उसको यहाँ रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक कर भी लेते हैं। कुछ हद तक ही कर पाते हैं? नहीं, बहुत अधिकतर हद तक कर लेते हैं, कुछ हद तक नहीं कर पाते। ऑब्वियसली वो तो सिचुएशन वहाँ की क्या होगी वो तो अपन को भी नहीं पता, बट उससे पता चल जाता है कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है, क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पता लगने लग जाती है। किस तरह पे आंसर देते हैं, जिनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए उनके मॉक इंटरव्यू देख लो तो पता चल जाता है कि हाँ भाई इस तरह के आंसर दो तो थोड़ा स्कोप ज़्यादा है, क्या चीज़ पे फोकस करते हैं, ये मॉक इंटरव्यू से पता चल जाता है और मॉक इंटरव्यू देने से उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? मतलब मेरा कोई इंटरव्यू इंटरेस्टिंग बात बताओ ना इंटरव्यू की यार। कुछ तो होगा किसने, मतलब मुझे नहीं पता, ऐसे जो दुनिया में हवा है कि आप जाते हो तो आपको कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं कि आपके पीछे वाली दीवार का कलर बता दो बिना पीछे देखे हुए, ऐसा कुछ होता है कि ये सब मिथ ही है? मतलब बहुत रेयर होता है, मतलब होता है तो बाकी जनरलाइज्ड अप्रोच। हाँ बहुत, हाँ मतलब यूजुअली ऐसा होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, वो जो मॉक इंटरव्यू करते हैं उसी फॉर्मेट में। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा लगा था आपको इंटरव्यू में कि यार ये क्या पूछ लिया? मेरे से एक पूछा था, मेरी हॉबी थी टेड टॉक वीडियो देखना, तो उन्होंने पूछा था कि एक आपके साइड से एक यूट्यूबर है जो स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाता है, बहुत पॉपुलर है। अच्छा। तो आपकी साइड से है? तो वो बोल रहे, मैं सोचा राजस्थान साइड से है, और मेरे को एक्चुअली नहीं पता था किसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने एक दो नाम फेंके, उनको बोला नहीं ये तो नहीं है। फिर उन्होंने बोला घर में जाके चेक करना, अब ये इसका आंसर नहीं बताएंगे आप।
ये थोड़ा सा ऐसा था कि मेरे को नहीं पता कि कौन है। फिर चेक करे करा के अब नहीं, आज तक नहीं पता चला। आज तक नहीं पता चला, मैं चेक भी नहीं किया। यार ये सस्पेंस है, ढूंढ ढांड के बता दो, किसी को पता हो तो यार यूट्यूबर जो भी ये देख रहे हो। और घर के आसपास बताया उन्होंने? नहीं, घर के आसपास नहीं, मतलब रीजन वाइज। वैसे राजस्थान में मैं शेखावाटी साइड रह रहा हूँ, तो शेखावाटी साइड कौन यूट्यूबर है? अब शेखावाटी साइड बहुत यूट्यूबर है जो अपना अपना चैनल चला रहे हैं और बहुत फ्री कंटेंट भी लोड कर रहे हैं। तो हम राजस्थान ढूंढे या शेखावाटी ढूंढे, ये बता दो, ढूंढ के बताएंगे जरूर आपको, ये मिलेगा। इनफैक्ट मेरे को लगता है उन्हीं से पूछना चाहिए। अच्छा कि कौन सा दे। उन्होंने तुम्हारी साइड है, बस इतना ही बताएंगे हम। अच्छा। और एक फनी बात ये हुई थी मेरे इंटरव्यू में, मैं बीच इंटरव्यू में थोड़ा गला सूख रहा था, तो मैंने बोला सर पानी पी लूँ? तो उन्होंने बोला हाँ आराम से पानी लीजिए। अच्छा। तो अब उनको तो ये तो पता था कि इंटरव्यू में राजस्थान से। हाँ। तो एक सरदार जी बैठे थे, वो बोले कि भाई राजस्थान वाले भी पानी मांगते हैं। अच्छा। तो मैंने बोला सर जरूरत तो राजस्थान वालों को है, कमी हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो वो थोड़ा सा वो फनी मोड में हो गया था। और आंसर भी बहुत सही था ये, मतलब तुरंत से वो, मेरे ख्याल से इंटरव्यू का मेन जो लेवल है वो तो आपको आईक्यू चेक करना ही होता है ना, कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, सिचुएशंस को कैसे आप हैंडल कर पाएंगे। अच्छा, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन भी पूछ लेते हैं कभी कभी क्या, कि आप अगर वहाँ होते या ऐसा कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी होते हैं? मेरे केस में हुए नहीं थे। सिचुएशनल क्वेश्चन में क्या होता है कि या तो तुम फंस जाते हो या तुम बहुत अच्छा कर जाते हो। हाँ, उसमें एवरेज टाइप का नहीं होता। अच्छा। मेरे केस में लकी था कि सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं था, पूछा ही नहीं। तो क्या उनको ऐसे लग गया था कि ये तो हैंडल कर ही ले, सिचुएशन तो हैंडल कर ही लेंगे, कुछ और ही पूछ लेते हैं? मेरे केस में मोर ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ा, और थोड़े IR रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन। आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा था, इसलिए। अच्छा। बेसिकली क्या होता है कि वो इंटरव्यू में अपना जो डेफ होता है, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अपन से भरवाते हैं, उसी के आसपास घूमते हैं कि भाई इस बंदे ने इसमें काम किया तो इससे पूछ लो इसने ये काम किया है कि नहीं। इंजीनियरिंग में इकोनॉमिक्स होता है सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स हमें इंजीनियरिंग में वैसे तो नहीं होता, बट इलेक्टिव्स जो आजकल इंजीनियरिंग सिस्टम है, इसमें ओपन इलेक्टिव्स होते हैं, उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आपने इकोनॉमिक्स चूज किया था? उसमें इकोनॉमिक्स लिया था, बट वहाँ ज़्यादा कुछ पढ़ाई की नहीं थी। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हमेशा से ऐसे टफ रहे हो गया कि मैं ओपन इलेक्टिव इंसान सोचता है कि यार कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जो मेरे को स्टडी ना खराब करे और मैं पास भी कर लूँ। वहाँ यही सोच के लिया था कि भाई प्रोफेसर चिल वाला है, नंबर दे देगा, अच्छी ग्रेड दे देगा। हाँ, तो ये बोलो ना एक्चुअली। फिर बाद में पसंद आ गया, तो फिर वो 1-2 क्लास गए तो अच्छा लगने लग गया था। फिर जॉब में गया तो और थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ ऐसे थोड़ा वेला टाइम था, पढ़ लिया वहाँ पे, तो इकोनॉमिक्स अच्छा लगने लग गया। और फिर लगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, थोड़ा ग्राफ वाला, मैथ्स वाला ऐसा करेंगे सब्जेक्ट, तो ठीक था। बाद में पता चला कि ग्राफ ही बचे, मैथ्स इसमें नहीं है इतनी। लिखना ही पड़ता है। बट अब चूज कर लिया है तो चूज कर लिया तो करना पड़ेगा। वैसा टाइप का। अच्छा, राइटिंग हैबिट कैसी है आपकी? मतलब खूब लिखने वाले व्यक्ति? पहले तो नहीं, पहले बिल्कुल नहीं था, कि 4 साल इंजीनियरिंग में सबको पता है कि कितना लिखना होता है, कुछ नहीं लिखना होता। मैं तो यही सोचता हूँ उस जिंदगी से निकल के ना इतना फोकस होना अपने आप में एक जीत है। मतलब आप IAS बनो ना बनो, बट अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद में पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो मेरे को वो ज्यादा ऐसा लगता है यार ये सच्ची इंस्पिरेशन तो यही है। इंजीनियरिंग करने के बाद कोई नहीं पढ़ रहा होता। इंजीनियरिंग करने के बाद होता है, और जो इंजीनियरिंग में स्पेशली चिल मार रहे होते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई होता है, बहुत मुश्किल होता है। मेरे को 1 महीने तक बहुत दिक्कत हुई थी। अच्छा, बट मन ऐसे बनाना ही पड़ा? मन बना ही लिया था कि अब करना ही है तो करना ही है। मतलब फैमिली में सबसे बड़ा सपोर्ट कौन है? मम्मी पापा दोनों ही है, बट मम्मी ऐसा है कि कांस्टेंट टच, मतलब पापा तो ऐसा है कि ठीक है पापा भी दुकान पे होंगे तो क्या बात नहीं कर, पापा से ऐसे गले लगते टाइम सोचना पड़ता है ना कि यार डांट नहीं दे हल्की सी। मम्मी से तो क्या, पापा का भी ऐसा है कि डांटने वाटने वाला सिस्टम नहीं है। पापा का भी बहुत वो गले लगने वाला, बट मम्मी से ज्यादा फ्रैंक है। अच्छा। मतलब मम्मी को कुछ जितना कुछ भी होता है सब बता देता। मतलब बहुत बार तो ऐसा हुआ है, मैं मम्मी को बता देता है, मम्मी आज ये एथिक्स का ये टेस्ट दे के आया, इसमें इतने नंबर आए हैं, तो मम्मी सुन लेती है पूरा का पूरा। पापा के पास कई बार उतना टाइम नहीं होता कि पूरी बात सुन ले, तो मम्मी आराम से सुन लेती है। कई बार तो उनको पता भी नहीं होता है एथिक्स का पेपर कहाँ क्या है कैसे है, लेकिन फिर भी वो पूरी बात सुन लेती है। और मैं बोलता हूँ कि इस बार थोड़े कम रह गए, तो वो बोल देती है, फिर फिक्स उनका है कि हाँ कोई बात नहीं अगली बार कर लेना। तो मम्मी क्या होता है, बहुत स्वीटनेस ये चाहिए होती है ना लाइफ में, यही एक्चुअली मोटिवेशन है अपनी। क्या बात है। अच्छा, कभी डिप्रेशन जैसा कुछ आया है? कभी ऐसा लगा? या डिप्रेशन जैसा तो नहीं है, लेकिन कई मोमेंट पे ऐसा लगता था यार जॉब छोड़ के आ गए, साथ वाले सब पैसा कमा रहे हैं और अपन पैसा नहीं कमा रहे। वो मोमेंट कभी कभी होता था। बट इसमें भी मेरे क्या दोस्त अच्छे हैं कॉलेज के, तो मैं कई बार उनको फ़ोन भी कर लेता, तो बोला कि ये सब मत सोच तू, तेरे को जिस दिन ऐसे लगे ना कि अब मैं अभी सिर्फ सिंगल टारगेट UPSC रख, जिस दिन लगे कि नहीं हो रहा है
मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा खत्म हो गया यूपीएससी में, उस दिन मेरे को बता देना, 2-4 महीने में तेरे को फिर से तेरे कॉन्सेप्ट रिवाइव कर दूंगा प्रोग्रामिंग वाले, और फिर से तेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवा दूंगा। अच्छा, थैंकफुल आपके पास ऐसे दोस्त तो रहे हैं एटलीस्ट, वो कॉलेज में अच्छे हमेशा वो सपोर्ट रहा है। और फिर फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है ना, फैमिली वाले मतलब वो बोल रहे हैं कि तू मेहनत कर रहा है, पैसे तेरे पे हम लगा रहे हैं, और हम सेटिस्फाइड है तेरी मेहनत से, तो फिर तू क्यों डर रहा है? चिंता तो सिर्फ एक पॉइंट पे चिंता थी, क्योंकि हमेशा स्ट्रगल देखा है, हमेशा स्ट्रगल देखा। हाँ, तो वो फैमिली वाले की तरफ से भी रिलैक्स थे, फिर उधर से भी सपोर्ट मिल जाता था दोस्तों से, तो फिर सब चिल टाइप का ही माहौल चल रहा था, ऐसे कुछ सीरियस नहीं हुआ था। तो मतलब मैं इसलिए इसको रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम मतलब ऑलमोस्ट जैसे मांझी को पहाड़ खोदना वाली चीज़ है, तो क्या सही में उतना टफ है क्या? मैं बहुत ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ कि जितना हवा है या जितना लोग इसको ईमानदारी से कहते हैं कि आपकी सालों ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक गलती की तो आपका यूपीएससी नहीं हो पाएगा, एक गलती आपका यूपीएससी ख़त्म करवा सकती है, तो सही में ऐसा है क्या? ऐसे मांझी का पहाड़ तोड़ने वाला तो सिस्टम नहीं है। हाँ, ज़रूरी है, बट थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें क्या होता है कि 3 चीज़ें चाहिए होती है भाई, तुम्हें कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए, और वो राइट इन्वायरमेंट चाहिए कि जहाँ तुम्हें हर लोग सपोर्ट कर सके, और तीसरा है डायरेक्शन। अब जिसमें एक बार भी कोई चूक जाता है ना, तो वो कई बार कहता है किसी को कोई मेहनत नहीं करता, अब मेहनत नहीं करेगा और फिर बोलेगा नहीं मिला, तो वो तो नहीं मिलेगा ना मेरे भाई। करेक्ट है। हाँ, कई बार कई को इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, घर वाले भी इतना फाइनेंशियली एबल नहीं होते सपोर्ट कर पाए हैं, फ्री कोचिंग वाला सिस्टम, अब तो चलो यूट्यूब पे थोड़ा रेगुलरली कंटेंट आने लग गया, यूट्यूब टेलीग्राम के, वो हेल्प करता है क्या? वो हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है इनफैक्ट। और तीसरा क्या होता है, डायरेक्शन, ये बहुत लोगों का चुकता है, मतलब एक्चुअल नहीं समझ पाते कि तैयारी यूपीएससी का क्या है, सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है थोड़ी सी। ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा एग्जांपल से पूछना चाहूँगा आपको, ताकि ऑडियंस को समझ में आए। आप कभी यूट्यूब पर देखना, आजकल डेली न्यूज़ एनालिसिस वाले बहुत अनंत चैनल हो गए हैं आजकल, बहुत हज़ारों हो गए हैं। हाँ। और कब कुछ एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है जो एक साथ 10-10, 15-15 चैनल्स पे अलग अलग एनालिसिस देख रहे हैं, तो टाइम वेस्ट ऑब्वियसली होता होगा। क्लियर टाइम वेस्ट है। यही डायरेक्शन यहाँ पे जरूरत होती होगी ना सबसे ज़्यादा। अब क्या होता है कि सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है, तो कई तो क्या होते हैं कि एक ही टॉपिक में पीएचडी करने बैठ जाते हैं। अच्छा। कि भाई उसके अंदर घुसते गए पीएचडी कर ली, अरे वो, और पता चला कि एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आया। ये तो बहुत लोगों के साथ होता होगा। दूसरा है कि कई क्या करते हैं कि सिलेबस की लिमिट ये है, और अब ये इतना ही सिलेबस कवर करना है, यही टॉपिक कवर करने हैं, पिछले साल इन टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं आया, और उन पे ज़्यादा दिमाग लगा दिया। तो थोड़ा सा अगर स्ट्रेटेजिकली सही डायरेक्शन में चले तो यूपीएससी थोड़ा ईजी है, बाकी इतना भी बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, बट ठीक है, डिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब एक रास्ता चुनो, एक रास्ता, मतलब थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अगर आप प्रिपरेशन करो और कंटिन्यूस कंसिस्टेंट एफर्ट डालो तो डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली हैपन। हाँ, बट कई बार क्या होता है, हार्ड लक होता है। हाँ। उसका कुछ नहीं कह सकते वो, बट बहुत लिमिटेड लोगों में होता है। बट मेहनत करोगे, बट मेहनत करोगे तो मिल जाता है। 9वें अटेम्प्ट तक भी लोग निकालते हैं, 5वें 6वें 9वें सब में निकालते हैं। कमाल है। अब अपन ने आईएएस वाली तो सारी बातें कर ली, पढ़ाई की भी सारी बातें करी, थोड़ी सामान्य लोगों वाली बातें भी कर लें। सब सामान्य वाली करो, ज़्यादा बेटर है। मेरे को भी उसमें थोड़ा और, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक सामान्य आदमी भी होता है, और आप तो मुझे लग रहा है मेरे सामने बैठे हो तो हमेशा से ज़्यादा सामान्य लगते हो। मेरे को अपने आप पे से डाउट आ जाता है कि यार मेरे को भी ऐसा होना पड़ेगा। सामान्य होते हैं बस, वो उसको वहाँ पे वो लगता है कि अपन को ऐसा कि अनरीचेबल है वगैरह, बट सब सामान्य ही होते हैं। वहाँ खाने का कैसे मैनेज करोगे? कहाँ पे? नई पोस्टिंग जहाँ जा रहे हो आप, बारामूला जा रहे हो ना नई पोस्टिंग पे, कैसे यहाँ तो अपनी मतलब शेखावटी वाली आदतें वहाँ कैसे पूरी होंगी? वहाँ जाके देखें, कोई ढूंढेंगे बाजरे की रोटी बनाना सिखाएंगे। तो आटा यहाँ से ले जाना पड़ेगा? नहीं, देखेंगे वहाँ क्या पता बाजरा मिल जाए। वैसे प्रेफरेंसेस क्या रहती है आपकी, फूड प्रेफरेंसेस? यहाँ का देसी खाना, बाजरे की रोटी, कैर सांगरी, काचरी और फलियां, ये ज़्यादा बढ़िया लगता है। मेरे अगर दूसरे अदर देन नॉर्थ साइड के लोगों को नहीं पता तो गूगल जरूर करना, हम चाहते हैं आप लोग इन सब्जियों को जाने। नहीं, राजस्थानी ये वाली तो खाने के लिए लोग यहाँ तक आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। कुछ तो ऐसी सब्जियाँ राजस्थान में जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती है, ये कैर सांगरी बहुत लिमिटेड जगह ही मिल जाती है। और ऐसे मत सोचना, कैर सांगरी लगभग दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में से एक है। अच्छा, घर पे अब क्या करते हो आप आजकल? मतलब छुट्टियों में घर थे, फिल्में देख नहीं रहे हो बहुत? अभी भी कभी फिल्में देख लेते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेते हैं, घर वालों से बात कर लिए, कोई मिलने आया उससे बात कर। वो रील्स वाली स्क्रॉलिंग चलती है क्या? रील्स वाली चलती है। कितनी देर चल जाती है? हमारे तो पता नहीं लगता कितने घंटे हो गए। उसका ही नहीं, मेरे को भी नहीं पता चलता। वो
चलते जाओ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स हो गए, इंस्टा पे रील्स हो गई, वो दोनों तो ऐसे चलते जाते हैं चलते जाते, जब ऐसा लगता है ना कि पुरानी वाली फिर से आ गई रिफ्रेश होके, तब रुकते हो यार, फिर ठीक से है, आ गया, काम हो गया। अब कौन कर रहा नहीं, तो उस रील में, आपके रील्स में क्या आता है? जैसे हमारी रील्स, मेरी रील्स देखोगे तो ज़्यादा ज़्यादा कहीं कोई कचौरी खा रहा है, कहीं कोई बर्गर चल रहा है, पिज्ज़ा आ रहा है, या तो कुछ और चल रहा है, तो ये मेरी प्रेफरेंसेस है। आप वाली रील्स में क्या होता है? मेरे को भी नहीं पता, कुछ भी आ जाता है चलता रहता है, बस मैं देखते रहता हूँ कि हाँ वो ये, मतलब वो भी आ जाता है, ठुकरा के मेरा प्यार भी आ जाता है, यूपीएससी भी आ जाता है, और कहीं भी कुछ भी आ जाता है, मतलब ऐसा खाने कुछ, पीने वाला भी आ जाता ऐसा है। कुछ रहा है क्या ये ठुकरा के मेरा प्यार वाला? जो चाहो वो मिल गया। मतलब वही चाहता बस। हाँ। ऐसा तो नहीं था ना किसी ने मोटिवेशन दे, जा अब मैं यूपीएससी करके दिखाऊंगा? ना 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 भाई, नेवर। नहीं। बता सकते हो यार ऐसे, मतलब नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसा problem कुछ वाली बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं था किसी ने। नहीं, he is a very very family oriented man and I have seen him into these last years. अच्छा, फ़ोन आजकल तो बहुत आते होंगे, कुछ इग्नोर भी करने पड़ते होंगे, तो वो कैसे, मतलब इग्नोर इन द सेंस अब तो बढ़ी गया होगा ना, मतलब और पिछले 2 साल में वैसे आपने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स नहीं उठाए होंगे क्योंकि नहीं, बड़े से रहे थे। यूजुअली मैं सारे फ़ोन कॉल ले लेता हूँ, मतलब अच्छा। उस टाइम पे नहीं उठा पाऊँ तो मैं रात को इवनिंग में कर लेता हूँ उनको कॉल बैक, बट यूजुअली वो मैसेज इग्नोर कर देता हूँ जो डेली सुपर बात वगैरह वाला होता है ना कि अच्छा, आपके साथ भी वो हो रहा है क्या? सब वो बहुत होते वो हैं, तो 3 भगवानों को भेजोगे तो हाँ विशेष पूरी होंगी और ऐसा होगा वैसा तो होगा। उनके रिप्लाई यूजुअली नहीं देता, बाकी तो ऑलमोस्ट इन जनरली थोड़ा लेट दे दूँ रिप्लाई, बट रिप्लाई या कॉल, फ़ोन कॉल वगैरह अटेंड कर लेता हूँ। इनको कभी रिप्लाई भी किया है आपने कि यार क्यों करते हो ऐसे, मतलब क्या मिलता है आपको ये करने से यार? टोटली रॉयली इग्नोर है वो, अपने आप में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा उनके पास कुछ ना कुछ होगा उनके हिसाब से, टाइम वेस्ट करना हो जाता है क्या? उनके हिसाब से लॉजिकली फिट है, तो मैं क्यों फालतू में पूछूं, क्यों फालतू में, वैसा टाइप का कि हाँ टोटली इग्नोर करते हो। हाँ, उनको फ्रेंड सर्किल कैसा है आपका? कॉलेज वाला है, स्कूल अच्छा। वाला भी है, और प्रिपरेशन वाले डेज वाला भी है, और अभी लबासना वाला भी है। अच्छा, तो अब बैलेंस कैसे करोगे सबको, मतलब क्रिकेट तो खेलते हो उनके साथ आज भी, या ये तो सब छूट गए होंगे? ये तो यहाँ वाला, जैसे यहाँ खेलते थे क्रिकेट वो तो छूट गया, लबासना में जरूर खेलने वाला हो गया था, स्क्वैश वगैरह, टीटी वगैरह खेलने लगे थे, फुटबॉल वगैरह खेलने लग गए थे। अब वो जॉब में जाने के बाद देखना पड़ेगा। अब तो कोई वैसे भी बारामूला बहुत लिमिटेड लोग ही आएंगे साथ वाले। अच्छा, तो वो जो एक्चुअली दोस्त हैं वो सारे जो आ जाएंगे वो पहुंच जाएंगे घूमने के लिए। तो ये बैलेंस, आप इसको बैलेंस, मतलब उन लोगों के लिए फ्रेंड्स लाइफ, फैमिली लाइफ एंड आपका वर्क लाइफ, इन तीनों में बैलेंस कैसे बनाओगे? मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? फ्रेंड्स वाला सीन ऐसा है कि फ्रेंड्स का भी वही, जब मेरी ड्यूटी टाइम होगा उनका भी ड्यूटी टाइम, वो भी फ्री नहीं है, तो उनको अभी फ़ोन पे बात होती है। तो अभी कॉलेज वालों से बात होती है, सिर्फ डेली बेसिस पे तो नहीं होती, बस वो व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हैं, उन पे चैटें चलती रहती है। भाई कॉल ऐसा होता है कि भाई महीने में एक कॉल कर लिया, लेकिन वो 1-2 घंटे 3 घंटे का वीडियो कॉल वगैरह कुछ हो गया। अच्छा, सेम ही कॉलेज और प्रिपरेशन वालों के साथ यही हो जाता है। प्रिपरेशन वालों के साथ थोड़ा रेगुलरली बात हो जाती है, क्योंकि उनका कुछ डाउट वगैरह होते हैं, तो भाई अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अभी भी कुछ पूछते रहते हैं, तो उनको क्या थोड़ा डेली टाइम निकाल के देते रहते हैं। और अच्छा। घर का फिक्स है, इवनिंग में 9 बजे फिक्स घर पे कॉल जाता है, 9-10 बजे के अराउंड डेली। और ये हमेशा का रूटीन रहा है? हमेशा का रूटीन रहा है, विदाउट एनी। कभी ऐसा हुआ 9, 9:15 गए, 9:30 गए? नहीं, और मैंने बोला फोन नहीं आया तो घर वाले कहते नहीं, 11 बज जाते हैं तो फिर घर से आ जाता है कि भाई कॉल क्यों नहीं आया आज, क्या 2 घंटे का बफर टाइम घर वालों ने भी ले रखा है। घर वाले 11 बजे सोने टाइम है, 11 बजे तक वेट करते हैं, उसके बाद नहीं आया तो फिर भाई क्यों नहीं आया फ़ोन। और मतलब ये रूटीन भी आपने फिक्स रखा है? हाँ, इसका सीन ऐसा है कि पापा फ्री होके दुकान वगैरह से आते हैं, 10 बजे आते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो उस हिसाब से वो टाइम सेट करें कि एक साथ सबसे बात हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, बाकी और सिबलिंग्स वगैरह भी हैं आपके? हाँ, उनके बताओ ना थोड़ा सा, दुनिया को पता होना चाहिए फैमिली इंटायर में ये मेरे भाई बहन है, क्योंकि आपने मुझे स्टार्टिंग में कहा था कि लोग अब रिलेट करने लग गए हैं। हाँ, पहले सिर्फ राकेश कुमार कहते थे, तो आजकल ऐसे पोस्ट रिलेट करते हैं, तो थोड़ा बताओ, इनको भी पता होना चाहिए। तो मेरे छोटा भाई है एक, जो अभी होटल मैनेजमेंट करके आया, जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसका, एंड 3 कजन है, तो एक बीएससी फाइनल ईयर में है, और एक यहीं फाइनेंस कंपनी में जॉब करता है, एक आरएस की प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा। और 2 कजन और 3 सिस्टर्स हैं, कजन सिस्टर्स। तो एक की शादी हो रखी है, मैरिड है, दूसरी प्रिपरेशन बीएड कॉलेज, तो बीएड की उसकी कॉलेज चल रही है, वो बीएड कॉलेज, और एक आईएएस की तैयारी कर रही है। अरे वाह, घर के पहले आईएएस हैं आप? हाँ हाँ। बाकी फैमिली में तो हमें ना आर्मी, आर्मी, मेरे आर्मी बैकग्राउंड, दादाजी और नाना जी दोनों आर्मी में रहे। हाँ। तो फर्स्ट आईएएस घर के? आईएएस में फर्स्ट। ये तो मुझे लगता है वैसे पीढ़ियों तक वाली चीज़ हो गई ना आपके साथ, तो ये अलग प्राउड है, और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है। देखो अभी घर में और तैयारी कर रहे हैं, तो निकल जाए तो
अब तो खैर आपका मतलब पूरा मेरे को लगता है रोज कॉल आ ही जाता होगा कि इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। हाँ, रेगुलरली आ ही जाता आ ही जाता है। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है यार ये तो। अच्छा, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम से मतलब अपन 5-6 घंटे बात कर सकते हैं। हाँ। मैं तो चाहूँ या मेरी इच्छा हो तो, बट 40-45 मिनट में ख़त्म करना पड़ता है हमको, ये हमारी मजबूरी है। हाँ। सो लास्ट में बस मुझे 1-2 चीज़ बताओ, गाड़ी घोड़ों का शौक है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्कूटी थोड़ा खुले मौसम में, पहाड़ों वाले मौसम में स्कूटी चलाने का थोड़ा शौक वो है। भी पहाड़ों वालों में उस मौसम में तो ही। वो मसूरी में गए थे तो वहाँ स्कूटी लेके घूमते रहते, गेड़ियाँ अच्छा। मारने वाला। मैं कार्स वगैरह का शौक कार्स नहीं है। वगैरह अदर देन आपके इंटरेस्ट क्या है, मतलब म्यूजिक सुनते हो, स्पोर्ट्स पसंद है, नहीं, पढ़ाई के अलावा क्या शौक है? म्यूजिक ऐसा है कि थोड़ा, हाँ, फ्री टाइम में थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, वो भी बॉलीवुड वाला फिक्स रहता अच्छा। है। और खेलने में भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मतलब पहले इतना नहीं था, अब स्क्वैश वगैरह की साइड थोड़ा डेवलप हुआ है, स्क्वैश और फुटबॉल का। अच्छा, तो होपफुली अगर वहाँ बारामूला में मिल गया स्क्वैश तो जरूर खेलोगे। अच्छा, डेफिनेटली। अदर देन दिस पढ़ने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो फिर से पढ़ नहीं पाता अभी भी और पढ़ोगे यार। अरे मतलब ऐसे अब क्या बाकी बचा है पढ़ने के मतलब लिए? ऐसा है कि जिस दिन से सिलेक्शन हो उस दिन के बाद न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा। अब वो पढ़ने की मतलब क्यों, नफरत हो गई क्या न्यूज़पेपर से? अरे एक बार पढ़ लिया, थर्ड दिन के लिए तो अब हो बस गया का था। नहीं है। अब थोड़ा ट्राई करें कि हाँ फिर से सर्विस ज्वाइन, मतलब अभी ड्यूटी ज्वाइन करनी है तो करंट से अपडेटेड रहे, तो न्यूज़पेपर का भी ट्राई करना। अच्छा, नहीं वैसे जो ऑडियंस को बता दो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया वाले व्यक्ति हो या हिंदू वाले व्यक्ति हो? ये जनरल मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार इनसे जरूर पूछना। पहले प्रिपरेशन में हिंदू वाला था। अच्छा। लेकिन आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि थोड़ा मसाला भी तो चाहिए होता है। मतलब बहुत सीरियस चीजें पढ़ ली, अब मसाला अब चाहिए। थोड़ा मसाला भी तो चाहिए। तो बॉलीवुड न्यूज़ व्यूज़ पढ़ते हो आजकल? हाँ, क्यों नहीं, मतलब कौन फेवरेट हीरो कौन है आपका? वो मत पूछो वैसा। यार बता दो यार, इतनी सब चीजें बताई है तो कोई तो फेवरेट होगा। मतलब पहले टाइम सलमान खान होता था, लेकिन कॉलेज टाइम में इतनी उड़ाई जाती थी उस नाम पे कि अच्छा। भाई आ गया, तो चिढ़ा के वो पूरा वो खत्म ही कर दिया। हेसल वगैरह रख ली थी क्या वैसे, या आप दुनिया को सबको पता था दोस्तों को कि आप डाई हार्ड फैन हो? कुछ एक आध मूवी ले गया था और जो अच्छी नहीं थी, और उसके बाद में पैसे खर्च उनके सबकी जेब से करवा दिए थे। अच्छा, वो वाला होगा यार, मैं तो चल रहा हूँ, चलनी पड़ेगी मूवी, अच्छी पड़ेगी मेरे मुंह में। हाँ, तो 20-30 लोग विंग वाले सारे लेके गए थे कॉलेज में, और बाद में वहाँ पे वो मूवी थोड़ी अच्छी नहीं थी, अच्छी मूवी नहीं थी तो घर। कौन सी मूवी? अरे छोड़ो अब क्यों यार सलमान खान की कौन सी मूवी अच्छी नहीं थी, कमेंट करके बताना मेरे को आप लोग, फिर उसमें से मैं पूछूंगा आपसे बाद में, मेरे को बताना कि ये वाली मूवी थी। तो और फिर चलो वो प्रेफरेंसेस। अब आज करंट कौन पसंद है? करंट आजकल मूवी इतनी ज़्यादा होती नहीं है ना। अच्छा, देख ही नहीं रहे हो? बट देख ही नहीं रहे तो, पर विक्की कौशल उरी देखी? उरी अब तो उरी तो बारामूला में एक सब डिवीजन है उरी। हो सकता है आप ही को ऐसा कुछ नए कंटेंट मिल जाए और चीज़ें मिल जाए। बट आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत मोटिवेटिंग था। और बस जाते जाते एक हमारी ऑडियंस को ज़रूर कुछ ऐसे चीज़ें बता दो। अब मोटिवेशन, अब तो मुझे लगता है आप सेशंस भी ले रहे होंगे स्टूडेंट्स के और के, तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें जो उनको एक्चुअली ध्यान में रखनी चाहिए, या आपको लगता है कि यार इस चीज़ का ध्यान रख लोगे तो ज़िंदगी थोड़ी सॉर्टेड हो जाएगी? मैं यहाँ नहीं कह रहा कि आप कुछ बनेंगे या नहीं बनेंगे, लाइफ सॉर्टेड करने, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, वो सॉर्टेड कैसे करनी है लाइफ, वो थोड़ा सा कुछ बता दो मेरी ऑडियंस को आप। सॉर्टेड का 2-3 चीज़ है। एक तो पहली बात तो अगर यूपीएससी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की पहले बात करते हो, यूपीएससी में प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आप कर रहे हो, एस्पिरेंट हो, तो स्ट्रेटेजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि स्ट्रेटेजी ही तुम्हें सिलेक्शन दिला दे। मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं, अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी टू द लाइन एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और वो स्ट्रेटेजी तुम्हें मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपर्स के वीडियोस वगैरह देखने के बाद, उनके आंसर्स वगैरह देखने के बाद, सिलेबस एक बार अच्छे से देखने के बाद, तो इन सब से तुम्हें एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, उसके कंसिस्टेंट मेहनत करोगे तो सिलेक्शन वाला थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और इन जनरल यूपीएससी को सब कुछ नहीं है, ये भी एक जॉब है जो अपन फैमिली के लिए करते हैं। तो अगर ना हो तो हताश निराश नहीं होना चाहिए कभी भी, मतलब तुम्हारे पास और ऑप्शन है कुछ करने के लिए, डेफिनेटली करना चाहिए। अपन फाइनली एक हैप्पी लाइफ जिए, हैप्पी लाइफ की तरफ ही जा रहे हैं। तो हैप्पी लाइफ ये तो डिफाइंड नहीं है ना कि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस यही हैप्पी लाइफ है। हैप्पी लाइफ तो जहाँ आप ढूंढ लो ना, खेती बाड़ी करके भी हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो लाइफ में थोड़ा चिल मारो, सॉर्टेड रखो लाइफ को, ज़्यादा लोड लेके रखना नहीं है कि यही बनना है, यही करना है। हाँ, गोल एक कुछ टारगेट्स होने चाहिए, गोल अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, बट ना अचीव हो तो दुखी नहीं होना चाहिए, मतलब तभी लाइफ में सॉर्टेड रह पाओगे, हैप्पी रह पाओगे। थैंक यू सो मच, ये वाली मोटिवेशन सही में आप लोगों के काम आएगी। और मैं तो दुआ करता हूँ कि जल्दी आपको किसी 26 जनवरी या 15 अगस्त वाली स्पीच सुनूंगा, आराम से बैठ के कोई ना कोई यूट्यूब पे ज़रूर अपलोड कर देगा। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे आसपास के लोग ना इस मुकाम पे पहुंचते हैं। और यही बात मैं ऑडियंस आपको भी समझाना चाहता हूँ। आज हमने जो सबसे बड़ी चीज़
सीखी है ना वो ये है कि आपने ज़िंदगी के 20-25 साल इनिशियली कुछ भी किया हो, आप कैसे भी रहे हों, लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल 4-5 साल उस चीज़ को टारगेट करके दे दिए हों जिस चीज़ का आपका सपना हो या जो आपके एम्बिशन हो, तो उसके बाद जब आपकी ज़िंदगी बदलती है ना, तो ऐसे बदलती है जो किसी ने सोचा नहीं होता, और आपके पीछे के 20 साल एक झटके में डिलीट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और हाँ, मेहनत करने के साथ साथ आपको ज़मीन पर रहना बहुत ज़रूरी है। मैं राकेश से सिर्फ इसलिए इंस्पायर्ड ज़्यादा रहता हूँ क्योंकि जिस ज़मीन पे ये रहते हैं ना, उस ज़मीन पे रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सबको आज इतनी फैसिलिटीज़ मिल गई है, इतने रिसोर्सेज मिल गए हैं कि हमें लगता है कि यार चल, मन भटकने के लिए हर कदम पे एक नया रिसोर्स है, चाहे हमारा मोबाइल हो चाहे कुछ हो, लेकिन कंसिस्टेंसी रख के उस चीज़ को अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच सफल कहानी से जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे सफल कहानी का ये एपिसोड। मैं हूँ मन ग्रोवर। धन्यवाद।